नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स यानी अवयव, है ना। ये जो टॉपिक है ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन विश्वास कीजिए हम जो 12th क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको जरूर रिकॉल करवाऊंगा, याद दिलाऊंगा कि आपने 12th में क्या क्या पढ़ा है। वो सब चीज़ें याद दिला के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक है, जिसे हिंदी में अवयव कहते हैं, ठीक है। तो हमारा याद रखिएगा कि जो टॉपिक है वो हमेशा 12th क्लास में आप जितना भी पढ़ लेते हैं, जो भी पढ़ लेते हैं, उसके आगे से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप अपर क्लास में हैं, है ना, फर्स्ट ईयर में हैं, तो ऑब्वियसली बात है, तो जो पढ़ने वाले हैं वो अब आगे का ही पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स के नाम का मतलब ये नहीं है। मैट्रिक तो इवन आप एमएससी करेंगे तब तक चलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वो 12th वाली ही मैट्रिक्स आती रहेगी। ऊर्जा संरक्षण के नियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो 6 या 7th में आता है, और वो ऊर्जा संरक्षण का नियम फिर 12th में वापस आ जाता है, 11th 12th में वापस आ जाता है, फिर कॉलेज में वापस आ जाता है, इवन एमएससी में चलता रहता है। क्या लगता है कि वो ऊर्जा संरक्षण नियम वही है? बिल्कुल नहीं है। उसकी जो गहराई है वो बढ़ती गई है। देखिएगा, अभी फर्स्ट ईयर में आप हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम दोबारा आएगा, इस बार उसका रूप देखिएगा, और फिर अगली बार जब एमएससी में आए तब इसका रूप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि रात दिन का अंतर है, गहराई का अंतर है। तो आ जाइए, अवयव से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है, अगर मान लीजिए आपके पास m गुण n अवयव है, या यूं मान लीजिए m इंटू n अवयव आपके पास है, और आपको इनको व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित करने के लिए आपने अपना नियम बनाया कि मैं m तो पंक्तियां बनाऊंगा, मतलब रोज बनाऊंगा, m पंक्ति और n स्तंभ बनाऊंगा, और इन्हें मैं रखूंगा। m पंक्तियां इस तरीके से 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, इस तरीके से m पंक्तियां बनाऊंगा, और n स्तंभ बनाऊंगा 1 2 3 4 एंड डैश डैश, ये n। तो इस व्यवस्था को बना के मैं चीजों को रखूंगा। ये दोनों जहां कट करेंगे एक दूसरे को, मैं वहां पर अवयव रख दूंगा जो मेरे पास संख्याएं हैं। पहली संख्या यहाँ रख दूंगा, दूसरी संख्या यहाँ रख दूंगा, तीसरी संख्या यहाँ रख दूंगा, चौथी यहाँ रख दूंगा, पांचवी यहाँ रख दूंगा। इस तरीके से टोटल संख्याएं में इन पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, वहां पर मैं संख्या रख दूंगा। तो ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था का नाम होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि m इंटू एन। अब m इंटू एन क्यों बोल रहे हैं कि m कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आपको जो अवयव लिखने हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उतने अवयव को आप इतनी पंक्ति इतने स्तंभ बना के उनको लिखते हैं। लिखने की ये जो व्यवस्था है ये अवयव कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये जो अवयव व्यवस्था कहलाती है, इस व्यवस्था का अपना एक जोड़ होता है, अपनी एक गुणा होती है, अपना एक सरल करने का तरीका होता है। वो सब कुछ हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये जो व्यवस्था हमने बनाई है, इतनी सारी अवयवों को इतने तरीके से अरेंज करने की जो व्यवस्था बनाई है, ये भी अपने आप में एक गणित है, मैथ्स है। इसलिए इसका भी अपना एक जोड़ है, अपना एक बाकी है, एक गुणा है, एक भाग है। अब आप बोलेंगे भाग तो नहीं है, भाग है। प्रतिलोम जिसे कहते हैं वो एक प्रकार का भाग होता है, ठीक है। ट्रांसपोज होता है, इनमें कई चीजें और है जो स्पेशल है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है उसमें कई चीजें ऐसी है, कई चीजें ऐसी है। यूं मानिए कि इसने मैथ्स के कई हिस्सों में बहुत जबरदस्त काम किए। मैथ्स के कई हिस्से जो है वो मैट्रिक्स की वजह से बहुत आसान हो गए, लिखने आसान हो गए, समझने आसान हो गए, सरल करने आसान हो गए। ये मैट्रिक्स का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। तो चलिए वापस बात करते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल नाम जो है उससे दर्शाते हैं, ए से, बी से, सी से। अधिकतर जो मैट्रिक्स होते हैं कैपिटल अक्षर से ही शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में उसके अवयव बड़ा ब्रैकेट लगा के 2 3। ये बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, आप चाहे जो ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक पर्टिकुलर राइटर जो होता है वो अपने हिसाब से अपने चिन्हों का यूज करता है, कोई ऐसे यूज करता है। आजकल थोड़े से ऐसे इस टाइप के सुंदर सुंदर टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक्स बढ़ गए हैं, तो ये थोड़े से और सुंदर हो गए हैं। कई बुक्स में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से डबल लाइन से भी दर्शाया गया है मैट्रिक्सों को। तो वो राइटर पे डिपेंड करता है कि कौन सा राइटर किस चीज को यूज करता है। हमने जिससे पढ़ के आए हैं, जिस बुक से पढ़ के आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उस बुक के अंदर ये बड़े ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है ना। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, जब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अगर बना सकते हो तो आप, क्योंकि क्या कंप्यूटर से तो बन जाते हैं, हाथ से बनाने मुश्किल होते हैं, इसलिए हम यही हमारे लिए सबसे सरल रहता है ना। ये हमारे लिए सबसे सरल रहता है बनाना, वरना ये चार चार लाइनें तो खींची नहीं खींची तो एक दूसरे को काट और दे, समानता तो छोड़ी। तो इसलिए हम तो इसी पैटर्न पे पकड़े रखते हैं कि ये ठीक है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी पंक्ति है? 1 2 और 3। तो 3 तो इसके अंदर पंक्तियां होंगी, इंटू स्तंभ कितने हैं? 1 2 3।
3 स्तंभ है, तो इस मैट्रिक्स का साइज हुआ 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, समझ गए, 3/3 का। तो इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये उसके हर अवयव को नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपसे पूछूं कि आपको 2 नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि कौन से वाले 2 की बात कर रहे हैं सर? क्योंकि 2 तो इसमें कई है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कई 2 है, तो सर कौन से 2 की बात कर रहे हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इन्हें कोई ऐसी चीज देनी चाहिए, कोई ऐसा अद्वितीय नंबर देना चाहिए जिससे पता चल जाए कि इस वाले 2 की बात हो रही है कि इस वाले 2 की बात हो रही है। जैसे आप स्कूलों का एग्जाम्पल ले लीजिए, स्कूलों में मान लीजिए एक ही नाम के कई बच्चे होते एक ही नाम के कई बच्चे होते हैं। सपोज करिए मेरे नाम को ले लीजिए अमित, अमित नाम के मान लीजिए क्लास में 4 बच्चे या 3 बच्चे। अब सर आके बोलते हैं अमित, तो तीनों के तीनों या चारों के चारों जो जितने बच्चे अमित नाम से, वो चारों खड़े हो जाएंगे, समझे? पता कैसे चलेगा कि कौन सी की बात हो रही है? और अगर अटेंडेंस ले रहे हो और अटेंडेंस नेम वाइज ले रहे हो और अमित बोले, तो तीनों के तीनों या चारों के चारों एक साथ प्रेजेंट सर या यस सर बोलेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि कौन आया, कौन सा अमित आया, कौन सा अमित नहीं है? तो हमारे यहाँ एक सिस्टम बनाया गया जो है रोल नंबर सिस्टम। रोल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हम हर बच्चे को एक नंबर दे देते हैं, और नंबर इकलौता होता है, अद्वितीय नंबर देते हैं। अमित चाहे 50 के 50 ही अमित क्यों ना हो, लेकिन हर किसी का रोल नंबर अलग अलग हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का अमित नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है नंबरिंग का। नंबरिंग में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपका जो नंबर होगा वो इकलौता होगा। तो यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स में भी हर किसी को एक नंबरिंग देंगे जिससे वो इकलौता हो जाए, अद्वितीय हो जाए। तो आइए इनको नंबर देने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी पहली पंक्ति है, सही है, पहली पंक्ति है, इसे R1 बोलेंगे, R फॉर रो, रो फॉर 1। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो आपको लगता होगा कि सर ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो हमें सब कुछ पता है। बिल्कुल आपको सब कुछ पता है, लेकिन बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ। हो सकता है किसी को ना पता हो, है ना? आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, एक एक बार रिकॉल हो जाएगा। इस लेक्चर में मैं आपको लगभग मोटा मोटी सारी चीजें रिकॉल करवा दूंगा, और फिर अगले लेक्चर में हम अपनी जो मेन चीज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कॉलम C1, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, C फॉर कॉलम, कॉलम फर्स्ट, कॉलम थर्ड, और कॉलम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये पहला अवयव, पहला अवयव किससे बना हुआ है? पहली रो और पहले कॉलम से। तो इसका जो नंबर होगा वो होगा A11, ए फॉर एलिमेंट, ए फॉर एलिमेंट, और 1 पहला नंबर आपकी पंक्ति को दर्शाएगा, दूसरा नंबर आपके स्तंभ को दर्शाएगा, A11। अब ऐसे ही अगर आप इस पे आए तो ये कौन सा है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका नंबर हो गया A12। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका नंबर हो गया A13, एंड डैश डैश A21, A22, A23। तो जो पंक्ति का नंबर पहले लिखेंगे आप, IJ, आई का मतलब पंक्ति की संख्या, वो कौन सी पंक्ति में, जे वो कौन से स्तंभ में। इस तरीके से आपका अवयव का नंबरिंग हो जाएगी, और किसी भी अवयव को 2 नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर अवयव एक पंक्ति या एक स्तंभ में होगा। अगर जैसे ये अवयव ले लीजिए, ये सारे सेम पंक्ति के है, पंक्ति सबकी एक है, लेकिन स्तंभ अलग अलग है। इन सबके स्तंभ सेम है तो पंक्ति अलग अलग है। तो हर अवयव की कुछ ना कुछ तो अलग होगी, या पंक्ति अलग होगी, या स्तंभ अलग होगा, या पंक्ति स्तंभ दोनों अलग होंगे, लेकिन किसी के भी दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर सेम होगा तो फिर वो एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है? तो ये व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, जिसमें हर किसी को नंबर मिल जाता है। इसीलिए मैट्रिक्सों को इस फॉर्म में लिखा जाता है। एक मैट्रिक्स है, किससे बनी है? AIJ से, है ना? AIJ से तो बनी होती है। AIJ क्या होगा? M इंटू एन, M इंटू एन का मतलब हुआ इस आकार की, M पंक्ति N स्तंभ के आकार की AIJ मैट्रिक्स। अब इसमें I का मान चलता जाएगा, J का मान चलता जाएगा, पूरी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है ना? ये आपकी मैट्रिक्स होगी। अब मैट्रिक्सों में जो चीजें आप करते हैं, मैट्रिक्स में जो संक्रियाएं करते हैं, इन्हें संक्रियाएं कहते हैं। संक्रियाओं का मतलब मैट्रिक्स को हल करना, संक्रियाएं, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस में किए जा सकते हैं मैट्रिक्सों में? सबसे पहला जो ऑपरेशन मैट्रिक्सों में होता है वो है ट्रांसपोज या परिवर्त। ट्रांसपोज पहले किसी नंबरों में हमारे नहीं पाया जाता था, मैट्रिक्सों में यह पाया जाता है ट्रांसपोज। दूसरा होता है योग। आप मैट्रिक्सों में अगर 2 मैट्रिक्स आपके पास है तो आप उन्हें योग कर सकते हैं, आप उन्हें घटा सकते हैं, अंतर ले सकते हैं। नंबर 4, आप उनका गुणन कर सकते हैं, और नंबर 5, आप उनका प्रतिलोम ले सकते हैं, जिसको एक प्रकार से भाग बोला जाता है। ये 5 चीजें आप कर सकते हैं, परिवर्त, योग, अंतर, गुणन और प्रतिलोम। अब ये चीजें मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको। ये सब चीजें आपको आती है, नो डाउट, सिंगल डाउट नहीं है मुझे कि आपको ये चीजें नहीं आती, क्योंकि करके आए आप 12th क्लास में।
मैं सिर्फ एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। परिवर्त का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभ बना देना या स्तंभों को पंक्तियां बना देना। तो ये मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स है ए। ट्रांसपोज जैसे ही आप लेंगे इसका, ट्रांसपोज लेते ही ये पंक्तियां जो होंगी वो क्या बन जाएंगी, स्तंभ बन जाएगी। या फिर आपके पहले से जो स्तंभ थे उनको पंक्तियां बना दो, कुछ भी एक चीज कर लो। रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, या कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में, कुछ भी एक चीज बदल जाएगी। रो से कॉलम बना दीजिए या कॉलम से रो बना दीजिए, इसे कहते हैं ट्रांसपोज करना। योग में होता है जोड़ करना। जोड़ में आप जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स जो कि समान आकार की है, समान कोटि की है, तो जब आप दो मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं तो पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा जो संगत अवयव है वो जोड़ते हैं। ऐसे सेम घटाने का नियम होता है, संगत अवयव घट जाते हैं। संगत अवयव किसे कह रहे हैं आप, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। ये बी मैट्रिक्स ले लीजिए, B11, B12, B21 और B22। अब जैसे आप दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे तो जो संगत अवयव है वो जुड़ जाएंगे। संगत अवयव का मतलब है पहले अवयव से जिनका रोल नंबर 1 है वो जुड़ जाएंगे। जैसे इससे ये जुड़ गया A11 प्लस B11, फिर इससे ये जुड़ गया A12 प्लस B12, फिर इससे ये जुड़ गया A21 प्लस B21, फिर इससे ये जुड़ गया A22 प्लस B22। ये लीजिए ये जोड़ हो गया। तो जोड़ संगत अवयवों का होता है। अच्छा, अगर आपको अंतर लेना हो तो संगत अवयव घट जाएंगे। ये लीजिए, जिनको जोड़ा है इनको घटा दीजिए, ये संगत अवयव है। तो संगत अवयवों का जोड़ हो जाएगा, संगत अवयवों का ही अंतर हो जाएगा। इसे कहते हैं योग और अंतर करना। अब अगला आता है गुणन करना, दो मैट्रिक्सों की गुणा करना, ए गुणा बी करना। तो जब आप ए गुणा बी करते हैं तो यहाँ आप पहली वाली जो मैट्रिक्स होती है उसकी पंक्तियों का चयन करते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स की पंक्तियों का चयन होता है और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स जो है उसके स्तंभ लिए जाते हैं। और गुणन होता है कि एक पंक्ति को आपने उठाया, उसे ले जाकर पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से 1 बाय 1 गुणा करते हैं, जब तक एक पंक्ति पूरी गुणा कंप्लीट ना कर ले। तो आप कह सकते हैं ये रो 1 है, ये आपका पहला कॉलम C1, C2 और C3। तो सबसे पहले आपका R1 जाके गुणा होगा C1 के साथ, फिर आपका R1 जाके गुणा होगा C2 के साथ, फिर आपका R1 जाके गुणा होगा C3 के साथ। ये गुणा कंप्लीट होने के बाद में आपका R2 शुरू कर देगा। R2 जाएगा दोबारा से, R2 जाएगा C1 से गुणा होने, फिर R2 गुणा होगा C2 से, फिर R2 गुणा होगा C3 से, फिर आपका R3 जाएगा, R3 जाके ये रहा R3, फिर R3 जाके C1 से गुणा होगा, फिर R3 जाके C2 से गुणा होगा, फिर R3 जाके C3 से गुणा होगा। इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। ये गुणन हो जाएगा A इंटू। अब आप ये सोचे कि पंक्तियां स्तंभ गुणा कैसे होंगी, तो वो गुणा भी समझा देता हूँ कि एक पंक्ति एक स्तंभ के साथ कैसे गुणा होती है। जैसे ये 3 अवयव है और इसमें ये 3 अवयव। तो जब आप R1 के C1 से गुणा करोगे तो बेटा पहला डॉट पहले डॉट से, दूसरा डॉट दूसरे डॉट से, तीसरा डॉट तीसरे डॉट से गुणा हो जाएगा और फिर इनसे जो आएगा वो जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो 2 जाके गुणा होगा 3 से तो कितना आ गया 6, 3 जाके गुणा होगा 2 से तो कितना आ गया 6, 1 जाके गुणा होगा 1 से तो कितना आ गया 1। तो टोटल कितना हो गया 12 और 1 13। ये टोटल 13 आ गया, यहाँ पे 13 आ जाएगा। इस तरीके से गुणा होगी, ठीक है। अच्छा, गुणा करने के लिए जो हमारी जरूरत है कि जब दो मैट्रिक्सों की गुणन होती है तो उसके लिए एक आवश्यक शर्त जरूरी है। अगर आपकी कोई ए मैट्रिक्स है और उसका साइज p इंटू क्यू है और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका साइज m इंटू n है और आप गुणा करना चाहते हैं, तो गुणा करने के लिए जो जरूरी है, जो शर्त जरूरी है वो ये है कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये कौन हुए, ए के तो स्तंभ और बी की क्या हुई पंक्तियां। अगर ए के स्तंभ और बी की पंक्तियां बराबर नहीं है तो वो गुणनफल हो ही नहीं सकता, वो मैट्रिक्स से गुणा नहीं हो सकती। क्यू और एम बराबर होने चाहिए, है ना। सुनिए ध्यान से, ए मैट्रिक्स की ये स्तंभों की संख्या, क्योंकि ये तो पंक्तियों की संख्या है, ये स्तंभों की संख्या, ये बी की पंक्तियां, ये बी के स्तंभ है, तो ए के स्तंभों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी बी में पंक्तियों की संख्या, अगर गुणा होनी चाहिए तो, वरना गुणा नहीं होगी। अच्छा, गुणा होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए इंटू बी, ए बी अगर हो जाता है गुणा, मान लीजिए गुणा हो गया, क्यू और एम बराबर है,
तो गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स का आकार बचेगा, जो नए आकार की मैट्रिक्स आएगी वो इस आकार की आएगी, P इंटू एन। इस साइज की नई मैट्रिक्स बनेगी, मतलब ए बी में P पंक्तियां होंगी और N स्तंभ होंगे। तो ये नियम होता है गुणन का, कि गुणन कैसे किया जाता है और गुणन करने के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए, ये तो बेसिक बेसिक बातें थी, ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गई होगी, ज़्यादा इसमें कोई खास नई बात नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था कि ये लगभग सब चीज़ें आपको पहले से ही ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर एक बार रिकॉल कराना जरूरी था, क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो टॉपिक पढ़ना है। तो वो नया टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आप 12th क्लास का है, एक बार बुक भी देखेंगे तो बुक में भी रिकैप लिखा हुआ है। आप पुराने वाले जो पार्ट है वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्या क्या आपने 12th क्लास में पढ़ा था, है ना। और बाकी फिर जो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या क्या आता है मैं आगे से स्टार्ट कर दूंगा। अगले लेक्चर में ये बेसिक बातें मैंने आपको सारी बता दी कि मैट्रिक्स क्या होती है, अवयव के नाम कैसे दिए जाते हैं, कोटि क्या होती है और क्या क्या संक्रियाएं होती है। ये प्रतिलोम वाली संक्रिया जो है इसको मैं एक बार बकाया रख रहा हूँ, इसको आगे अगले लेक्चर में या उससे अगले जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।